देखिए प्रिज्म एक्चुअली होता क्या है, प्रिज्म एक ऐसा मीडियम होता है कि दो सरफेसेस से घिरा रहता है किसी भी एंगल पे। जैसे ये कोई एक मीडियम है, ओके, एक तो ये सरफेस हो गई और एक ये सरफेस हो गई, और ये किसी भी एंगल पे दोनों सरफेस एक इंक्लाइंड है, एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइंड है, तो हम इसको कह देते हैं प्रिज्म। ओके, प्रिज्म कह देते हैं। तो प्रिज्म की कंडीशन सबसे बड़ी यही होती है कि ये दो सरफेस किसी भी एंगल पे इंक्लाइंड हो। ओके, तो ये सरफेस हो गया, तो ये हो गया प्रिज्म। एक्चुअली प्रिज्म में रिफ्रैक्शन कैसे होता है वो देख लीजिए। अगर हम यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करें और यहां से कोई रे इंसिडेंट करें, तो रे जा रही है रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो रे क्या होगी, बेंड होगी, ऐसे बेंड हो जाएगी। अब यहां पे एक ऐसे नॉर्मल खींचे, ठीक, तो ये रे ऐसे जाएगी। अब देखो डेंसर टू रेयर जाएगी, रे कैसे जाएगी, डेंसर टू रेयर, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। तो यहां पे तो ये नॉर्मल, इस सरफेस के लिए हमने ये नॉर्मल ड्रॉ किया, तो इस तरीके का रिफ्रैक्शन हमें देखने को मिलेगा। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि रिफ्रैक्शन हम पढ़ेंगे तो इसमें रे कैसे इंसिडेंट की जाएगी। एक्चुअली हम उस सरफेस पे नॉर्मल जरूर ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, ठीक, नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री पे एक लाइन खींच लेंगे इमेजिनरी, वो नॉर्मल। अब यहां से रे डाल रहे हैं तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। अब यहां पे एक दूसरा ये नॉर्मल है, अब रे देखो कैसे जा रही है, इस नॉर्मल से दूर हो रही है कि नहीं, ये नॉर्मल से दूर हो रही है और ऐसे बाहर की ओर इमर्ज हो रही है, तो इस वाले एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। तो मैं यहां पे I1 यूज करूंगा, एंगल ऑफ इमरजेंस के लिए I2 यूज करूंगा। तो कहीं कहीं पे एंगल ऑफ इमरजेंस को E से भी शो कर दिया जाता है। ओके, तो इस तरीके से हम प्रिज्म की स्टडी करेंगे। तो बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस ऐसे होते हैं जो कि प्रिज्म का रोल करते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देके बताता हूं कि किस प्रकार के कुछ कॉन्फ़िगरेशन प्रिज्म का काम करते हैं। देखिए कैसे, देखो जैसे मान के चलो ये कोई एक सरफेस है, ठीक है, अच्छा जी, ये नॉर्मल है इसका। अगर आप यहां से रे इंसिडेंट कराते हो, ओके, यहां से रे इंसिडेंट कराते हो, तो रे क्या करेगी, अब ये रेयर टू डेंसर जा रही है, मान के चलो ये एयर है, ये ग्लास है, ओके, अब रे कहां से जा रही है, रेयर टू डेंसर, तो द रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया यहां पे, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे जाएगी रे, ठीक, नॉर्मल की ओर आ जाएगी और ऐसे जाने का प्रयास करेगी। ओके, यहां पे एक नॉर्मल खींच लीजिए N2, ये दूसरा नॉर्मल है, तो आप देखेंगे रे अब कहां से कहां जा रही है, डेंसर टू रेयरर, डेंसर टू रेयरर, क्योंकि ग्लास है और यहां पे एयर है। ओके, डेंसर टू रेयरर जब रे जाती है तो देखना कुछ इस प्रकार से चली जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, तो तुम देख रहे हो कि एक तो ये सरफेस हो गई और एक ये सरफेस हो गई, ये इस एंगल पे दोनों सरफेसेस क्या हैं, इस एंगल पे इंक्लाइंड है, इस एंगल पे। ओके, तो ये लगभग प्रिज्म जैसा ही काम कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने बताया था ये दो सरफेस होती थी, एक ये और एक ये, और ये दोनों सरफेसेस यहाँ पे इंक्लाइंड होते थे, ये बीच में एंगल होता था इन दोनों सरफेसेस के, ऐसे ही ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस, इन दोनों के बीच में ये एंगल होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रिज्म का हम कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी प्रिज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ना बाकी है, तो अभी आप समझ लीजिए कि यहाँ पे भी प्रिज्म का ही काम हो रहा है। ठीक, अगर देखो बहुत सारी और भी सरफेसेस हो सकती हैं, जैसे एक ये है, इस प्रकार की कोई सरफेस दे देंगे, ठीक है, ये नॉर्मल खींच लिया, यहां से रे इंसिडेंट कर रही है, ओके, ये ऐसे यहाँ पे एक नॉर्मल, ये अवे हो जाएगी, ऐसे रे निकल जाएगी। ठीक, इस तरीके से भी हो सकता है। दूसरा और भी देखिए, और भी कुछ सरफेसेस हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, ये एक रेक्टेंगल है, कांच का बना हुआ है, अगर आप जैसे मान के चलो इस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करो, अब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, अगर आप इस पे जैसे मान के चलो ये कोई रे इंसिडेंट करते हो, तो रे क्या हो जाएगी, ऐसे इंसिडेंट करो थोड़ा सा और, मैं इस तरीके से इंसिडेंट करो, तो ये रे क्या करेगी, रेयर टू डेंसर जा रही है, ये ग्लास है मान के चलो, बाहर एयर है, ठीक है, तो जब रे एयर टू ग्लास जा रही है यहाँ पे, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी, जाना था इसको ऐसे पर लेकिन ये टुवर्ड्स द नॉर्मल इधर की तरफ चली गई। ओके, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, तो रे नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ओके,
तो ये बाहर जाने का प्रयास करेगी। अब देखो इस सरफेस पे आ गए हम, इस सरफेस पे। अब इस सरफेस पे देखना एक और नॉर्मल ड्रॉ करो। अब नॉर्मल ड्रॉ करो। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया यहां के लिए। तो अब क्या होगा, रे कहां से कहां जा रही है, डेंसर टू रेयरर, तो अब हो जाएगी। अब ऐसे जाना था इसको ऐसे, पर लेकिन ऐसे चली गई। ओके सॉरी। तो इस तरीके से, हाँ सॉरी, तो इस तरीके से ये रे बाहर चली गई। तो यहां पे देखो एक ये सरफेस हो गया और एक ये सरफेस हो गया। दोनों सरफेसेस पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, और दोनों सरफेसेस एक एंगल पे इंक्लाइंड है। तो यहां पे भी ये प्रिज्म जैसा बिहेवियर हो रहा है। ठीक है। अच्छा एक और चीज देखो जो मैं यहां पे बताना चाहता हूं। ठीक, अगर आपसे कोई बोले एक रेगुलर हेक्सागोन में देखिए क्या होता है, रेगुलर हेक्सागोन, ये एक रेगुलर हेक्सागोन हो गया। ओके, ये रेगुलर हेक्सागोन हो गया। ठीक, रेगुलर हेक्सागोन वो होता है जिसकी 6 साइड्स बराबर हों और सारे एंगल्स बराबर हों इंटीरियर, तो वो जो शेप होती है हम उसको हेक्सागोन कहते हैं, रेगुलर हेक्सागोन। ओके, तो इसमें ये सारे एंगल बराबर होंगे। ओके, ये सारे एंगल बराबर होंगे। ठीक है, सारे एंगल बराबर होंगे, सारी साइड्स बराबर होंगी। ठीक, अच्छा यहां पे मैं ये बताना चाहता हूं आपको, थोड़ा सा मैथमेटिक्स जान लो, 1 मिनट का है। वो ये है देखो सारे एंगल इसके कितने डिग्री के होंगे अगर निकालना चाहें तो, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, और यहां पे ये भी 90 हो गया। ओके, तो ये 90, अच्छा 90, अच्छा ये सारे एंगल्स, ये और ये वाला और ये वाला, ये 180 का हो गया, और ये वाला इधर 180 का हो गया। ओके, 180 का हो गया। अच्छा अब सारे एंगल जोड़ना, ये 180, देखो देखो एक तरह से ये सारे के सारे एंगल कितने के हो गए, 180 के। ठीक है, ये और ये सारे एंगल कितने के हो गए, ये एंगल कितने के हो गए, ये भी 180 के। अच्छा तो 180 प्लस 180, ठीक, ये अब इन चारों को जोड़ो तो कितना हो जाएगा 360, सबको जोड़ देना कितना हो गया 720, इतने डिग्री का होता है। सारे एंगल्स को जोड़ देंगे तो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स 720 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने तुम्हें बता दिया एक मोटा मोटा आइडिया कि कैसे निकाल सकते हैं इसके सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स को। तो देखना, हाँ वैसे मोटो मैथमेटिक्स पढ़ाना नहीं है ना, पर मैंने बता दिया फिर भी। ठीक है, चलिए, तो ये रेगुलर हेक्सागोन है, सारे एंगल्स का जो सम है वो 720 डिग्री है। अगर मैं इसमें 6 का डिवाइड दे दूं तो 120 डिग्री आता है, मतलब एक एंगल जो निकलेगा 120 का, तो सभी एंगल्स बराबर होंगे क्योंकि सारी साइड्स बराबर है। ओके, अच्छा जो मैं यहां पे बताना चाहता हूं वो ये है कि अगर कोई रे ऐसे जाती है, ये नॉर्मल ड्रॉ कर लो यहां पे। ठीक है, अगर कोई रे इस तरीके से जाती है ना, इस तरीके से जाना तो चाहिए था इसको इधर, पर लेकिन ये नॉर्मल बना लिया। ओके, ये सरफेस है, ये नॉर्मल है, रे ऐसे गई। अब ये रे क्या करेगी, बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि डेंसर में जा रही है, तो रे ऐसे आ जाएगी, ऐसे आ गई। अब देखो ये एक और नॉर्मल है, ये क्या है, यहाँ पे एक और नॉर्मल ड्रॉ कर दो, n2 यहाँ पे n1 था। ठीक, अब देखना रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। अब रिफ्रैक्शन किस तरीके से होगा, क्योंकि डेंसर टू रेयरर जा रहा है, ये रे है ना, डेंसर टू रेयरर जा रही है, तो इट विल बी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस तरीके से चली जाएगी। तो देखना ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। तो आप बताइए क्या यहां पे भी प्रिज्म की तरह बिहेवियर कर रहा है, ये शेप कर रहा है, कैसे, देखो पीछे प्रोड्यूस करके देखो, इसको भी पीछे प्रोड्यूस करके देखो, तो सरफेस एक तो ये है, यहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, जब ये रे जा रही थी तो सबसे पहले सी सरफेस से टकराई, जब बाहर निकल रही थी तो ये सरफेस इंटरेक्शन में आ गई। दो सरफेसेस हैं और दोनों सरफेसेस को पीछे प्रोड्यूस करके देखो तो कहीं ना कहीं यहां पे हम कह सकते हैं कि यहां पे कहीं एंगल बनाएगी, तो दो सरफेस इंक्लाइंड हो गई है इस तरीके से। तो ये भी एक प्रिज्म की तरह बिहेव कर सकता है। तो ये रेगुलर हेक्सागोन है और ये भी एक प्रिज्म की तरह सरफेस एक तरह से बिहेवियर दिखा सकता है। ओके, इससे अगर कोई मिलेगा क्वेश्चन तो हम जरूर कराएंगे। नेक्स्ट, अगर आपसे कोई पूछे कि क्या
ये भी एक प्रिज्म होता है, ये भी बोले तो स्लैब, ग्लास स्लैब, क्या ये भी एक प्रिज्म की तरह बिहेव कर सकता है? देखो कंडीशन है, अगर देखो अभी मैंने बताया था कि रे अगर ऐसे डालोगे ये ऐसे बेंड हो जाएगा नॉर्मल की तरफ और अवे हो जाएगा इस तरीके से, है ना। एक तो ये है, तो देखना ये रे ऐसे जा रही थी, ठीक है, ऐसे जा रही थी और ऐसे निकल गई, ठीक है। तो मैं अभी थोड़ा सा आपको बता दूं कि इसका शेप चेंज करके और आपको अच्छे से समझ आएगा। वो देखिए इसका शेप चेंज कर देता हूं मैं, है ना, देखिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा दूसरी तरफ से रे इंसिडेंट करूंगा तब और अच्छे से क्लैरिटी आएगी। देखो जैसे जैसे ये रे इंसिडेंट करा रहे हैं और ये है सरफेस, ओके, ये है सरफेस, ठीक है, और ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया हमने ये वाला, ओके। तो रे डेंसर टू रेयरर, ये डेंसर है और ये बाहर रेयरर है, ओके। रेयरर टू डेंसर जा रही है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, तो नॉर्मल इस तरीके से ये आ जाएगा। जाना था इसको इस डायरेक्शन में, पर रे क्या है ना, बेंड हो गई किसकी तरफ, इस नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, ओके, और बेंड होके इधर की तरफ आने लग गई, ठीक। अब जो रिफ्रैक्शन होगा इस सरफेस पे वो डेंसर टू रेयरर होगा, तो यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ करो, N2 ले लो। अब रिफ्रैक्शन कैसे होगा, ये रे इस इतने एंगल ऑफ इंसिडेंस पा रही है, तो दिस विल बी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि डेंसर से रेयरर में आ रही है, ठीक है, तो ये अवे हो जाएगी। देखो कैसे, ऐसे अवे जाना था इसको इस डायरेक्शन में, पर लेकिन अवे हो गई। तो देखना ये रे का आना ऐसे था, जाना देखो ऐसे है, देख पा रहे हो, तो ठीक है, एक तरह से ऐसे, ठीक है। तो क्या ये भी प्रिज्म की तरह बिहेवियर हो रहा है? यहां पे कोई प्रिज्म की तरह बिहेवियर हो रहा है? नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अगर इस सरफेस के बाद रे इस सरफेस पे जाती और बीच में दोनों के ये एंगल होता, तब ये प्रिज्म माना जाता, तब हम यहां पे प्रिज्म को बोल सकते थे कि प्रिज्म की तरह बिहेवियर कर रहा है। यहां पे देखना एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, और ये दोनों सरफेसेस के बीच में कोई भी एंगल नहीं बन रहा। देखो ऊपर की तरफ जा रहे हैं कि नहीं, कोई भी एंगल नहीं मिल रहा, ठीक। तो हम इसको प्रिज्म नहीं कह सकते यहां पे किसी भी सूरत में। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी कि हम इसको प्रिज्म क्यों नहीं कह सकते, ठीक। तो यहां पे ये प्रिज्म नहीं हो सकता। अगर आप देखें देख जैसे ये इस तरीके से, ठीक है, तो देखो नॉर्मल ड्रॉ करो, जाना इस डायरेक्शन में है, अवे हो गई, सॉरी टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गई, क्योंकि ये डेंसर है और ये है रेयरर मीडियम, ओके। जाना रे को इस डायरेक्शन में, पर वो बेंड हो गई इस नॉर्मल की तरफ। अब देखना इस जगह पे एक और नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, अब ये क्या हो गई, अवे हो गई, इस तरफ चली गई, ओके। ये रे को जाना ऐसे था, पर लेकिन वो अवे हो गई क्योंकि डेंसर से रेयरर में आ रही है। रिफ्रैक्शन कुछ इस प्रकार का है, ठीक। तो देखना अब इसके बीच में देखो, एक तो ये सरफेस है और एक ये सरफेस है, दोनों सरफेसेस में रिफ्रैक्शन हो रहा है। देखना इन दोनों सरफेसेस के बीच का ये एंगल बनना है कि नहीं, तो यहां पे ये क्या होगा, प्रिज्म की तरह बिहेवियर करेगा। तो इन दोनों में आई होप इस प्रकार की रिफ्रैक्शन दोनों में आपको समझ आ रहा होगा कि प्रिज्म का केस कौन सा है। तो ये एक प्रिज्म का केस है और ये सिंपल ग्लास स्लैब है, एक सिंपल ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो दो सरफेसेस में रिफ्रैक्शन हो रहा है वो मिल नहीं रही हैं, कहीं इंक्लाइंड नहीं है, देखो वो सीधी ऊपर जा रही है, और यहाँ पे दो सरफेसेस में रिफ्रैक्शन जो हो रहा है वो इंक्लाइंड है। तो यहाँ के केस में हम इसे प्रिज्म कंसीडर करेंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि हमें प्रिज्म कहां पे किसको मानते हैं और प्रिज्म होता क्या है, ओके, थैंक यू। तो ये आपका यहाँ पे प्रिज्म का एक इंट्रोडक्शन था, ओके, थैंक यू।